राष्ट्र नायकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। बुद्धि के अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत, परीक्षण की बात करते हुए आज हम लोग बुद्धि के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और सबसे कहें कि ये टॉपिक अंतिम टॉपिक है बुद्धि के चैप्टर का और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला टॉपिक है, परंतु परीक्षा में भी इस टॉपिक से अधिकतर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो और कन्फ्यूज़न का प्लेस कौन सा है आपके इस बुद्धि परीक्षण में, जहाँ कहीं शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षणों का नाम आता है, तहाँ आप कन्फ्यूज होने की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपको मैं आज जैसे ही कंटेंट बताऊँगा किस प्रकार से वो परीक्षा में पूछे गए उनका भी अर्थ बताऊँगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर पढ़ना प्रारंभ करिए। पेंसिल पेपर ले लीजिए और साथ के साथ बातों को नोट करते चलिए। चलिए, तो जाहिर सी बात अब हम करने वाले हैं बुद्धि परीक्षणों की। तो व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण का जैसे ही नाम आता है तो हमारे मस्तिष्क में ये एक विचारधारा आती है कि कैसे कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कितना बेवकूफ़ है, ये जानने के लिए हम बुद्धि परीक्षण करते हैं। तो समय था फ्रांस में एक ऐसी स्थिति आई थी जब वहाँ मानसिक रूप से मंद बालकों की संख्या खूब ज़्यादा हो गई और वहाँ उनके साथ काफ़ी अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इस स्थिति पर जब वहाँ के शासकों ने जब प्रयास करना प्रारंभ किया तो उन्हीं से प्रारंभ होता है बुद्धि परीक्षणों के बारे में। तो लोगों ने कहा कि ये कोई भूत प्रेत या दुरात्मा नहीं है, इनकी उम्र बढ़ रही है लेकिन इनकी बुद्धि की उम्र नहीं बढ़ रही, मानसिक आयु नहीं बढ़ रही, वो आगे की बात करेंगे। इसी तरीके से अगर कहें तो इन्हीं बातों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया गया। तो हम अगर बात करें तो शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्यों को शामिल करने का सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसी का रहा तो माना जाता है कि ग्रीक मनोवैज्ञानिकों का रहा। परीक्षा में पूछा भी गया है। आगे की बात करें तो आखिर इन लोगों ने जो बुद्धि परीक्षणों को माप रहे थे उन्होंने क्या तरीका अपनाया, तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की आयु को दो भागों में बांट कर देखा। पहली कहा तैथिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज या वर्तमान जो उसकी वास्तविक आयु, दूसरा उन्होंने नाम दिया कि मानसिक आयु। अक्सर आपने कई बार अपने घरों में सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इतने बड़े हो गए यार, तुमको इतनी थोड़ी सी बात की अकल नहीं है क्या। ठीक, अक्सर गांव में आपने सुना होगा कि बैल बने घूम रहे हैं, इतना बड़ा शरीर ले लिया है, बुद्धि छोटे बच्चों जैसी है। तो ऐसी ही बात है, यानी तैथिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज उसकी वास्तविक आयु है और मानसिक आयु उसकी बुद्धि आयु या मानसिक आयु क्या है आगे की बात बताता हूँ। तैथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से आज तक के समय को कहा गया तैथिक आयु। मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने किया और इस मानसिक आयु का संप्रत्यय बिने तथा साइमन महोदय ने दिया। कम से कम 10 बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया, तो मानसिक आयु का संप्रत्यय बिने तथा साइमन महोदय ने दिया। क्या है ये मानसिक आयु, इसको परिभाषित करते हुए टुकमैन ने लिखा कि ये एक ऐसा प्राप्तांक है। आपको मैंने मापन मूल्यांकन पढ़ाया था, तब बताया था कि कोई मापन में क्या होता है, जहाँ कहीं भी मापने की बात आती है तो हम किसी को कुछ अंक देते हैं और उस अंक के माध्यम से हम उस व्यक्ति की विशेषता को बताते हैं। अगर कोई कह दे कि आप अपने स्टूडेंट में कहेंगे कि हिंदी उसको कितनी आती है, तो अगर आप कहेंगे इतनी आती है, अरे एक बोरी भर के आती है, तो वो समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसे कहेंगे कि इस बच्चे ने 10 में 9 नंबर प्राप्त किए हिंदी में, तो वो बात ज़्यादा प्रभावशाली या ज़्यादा स्थायी रूप से मानी जाएगी। इसी तरीके से मानसिक आयु को भी एक प्राप्तांक दिया गया और ये प्राप्तांक निर्धारित करता है क्या, इसका निर्धारण जो है अपनी ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। अब क्या होता है, या तो मानसिक आयु उसके तैथिक आयु के बराबर आ जाएगी या फिर कम आएगी या फिर अधिक आएगी। तो ये जो 3 आधार हैं, इन्हीं 3 आधारों पर बुद्धि के या बालकों को कुछ नामकरण कर दिया गया। देखिए क्या कहा गया कि जब मानसिक आयु तैथिक आयु से कम होती है तो व्यक्ति मंदबुद्धि समझा जाता है और जब मानसिक आयु तैथिक आयु से अधिक होती है तो व्यक्ति क्या होता है, तीव्र बुद्धि का समझा जाता है। और जब ये तैथिक आयु और मानसिक आयु एक दूसरे के बराबर होती हैं तो व्यक्ति को क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि वाला कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो तैथिक आयु और मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।
आगे बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसके बाद पढ़ेंगे शाब्दिक और उसके बारे में। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं हम सभी। क्या है ये भाई? बुद्धि लब्धि क्या है? तो बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया? बिने तथा साइमन ने 1905 में दिया। उस समय जब इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया, उस समय इन्होंने 30 प्रश्न बनाए। और आपने अक्सर नाम सुना होगा बैटरी, भाटिया बैटरी या फलाने बैटरी। तो वो बैटरी कुछ और नहीं, प्रश्नों का श्रृंखला होती है, प्रश्नों की श्रृंखला होती है। तो बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 में दिया। उस समय जब इन्होंने अपना बुद्धि परीक्षण निर्मित किया था तो उस समय 30 प्रश्न रखे थे। फिर इसका संशोधन 1908 में किया, फिर 1911 में किया, कई बार इसका संशोधन हुआ है। तो पुनः 1908 में इसे संशोधित किया गया और प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 59 कर दी गई। और यहाँ पर अब 3 से 13 वर्ष तक के बालकों का भी बुद्धि परीक्षण किया जा सकता था। इस परीक्षण में ही मानसिक आयु के रूप में माप कर अभिव्यक्त किया गया। ठीक है, बुद्धि को किस रूप में व्यक्त किया गया? मानसिक आयु के रूप में अभिव्यक्त किया गया। ठीक है, तो इन्होंने तो कह दिया। अब क्या हुआ? इनका पहला बुद्धि परीक्षण था, कई सारे देशों ने इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया और अपने अपने देश के अनुरूप इसका संशोधन करने लगे। लेकिन एक बात जो मनोवैज्ञानिकों को जिस पर मतभेद था, वह इनकी मानसिक आयु को लेकर मनोवैज्ञानिक अधिक संतुष्ट नहीं थे। 1916 में बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण था, उसका सबसे महत्वपूर्ण संशोधन अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन महोदय थे, प्रोफेसर टर्मन ने किया। और प्रोफेसर टर्मन ने जब उसका संशोधन किया तो उसको नाम दिया गया स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। तो स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो टर्मन महोदय ने दिया। ठीक है, और बिने तथा साइमन का बुद्धि परीक्षण तो पहला है ही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो शब्द मानसिक आयु प्रयोग हो रहा था, इस संशोधन में बुद्धि लब्धि या आईक्यू के संप्रत्यय का जन्म हुआ और बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाने लगा। इसी आधार पर हम कहते हैं कि बुद्धि लब्धि का जो वर्तमान संप्रत्यय है वो टर्मन महोदय ने दिया। परीक्षा में पूछा भी गया कि निम्नलिखित में से बुद्धि मापने का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो उसमें ये प्रश्न सही माना गया कि टर्मन महोदय को ये माना जाता है। स्टर्न ने, आगे बात करते हैं, हालांकि बुद्धि लब्धि के बारे में जर्मनी के विलियम स्टर्न ने 1912 में ही सुझाव दिया था, परंतु जो वर्तमान फॉर्मूला है, वर्तमान जो आपका बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है, वैसा नहीं था। उसमें इन्होंने जो स्टर्न महोदय ने सुझाव दिया था, उसमें तैथिक आयु और मानसिक आयु के अनुपात को कहा गया था, परंतु यहाँ क्या था, इसमें बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु तथा तैथिक आयु का एक ऐसा अनुपात बना जिसमें 100 से गुणा करके एक प्राप्तांक प्राप्त किया जाता है। इसे अनुपात बुद्धि लब्धि या रेशियो आईक्यू भी कहते हैं। फिर आगे कहें कि बुद्धि लब्धि क्या है, तो वह संख्यात्मक मान है जो व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक और उसमें विद्यमान विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को इंगित करता है। तो क्वेश्चन 2 बनते हैं, बुद्धि मापने का सूत्र किसने दिया? तो बुद्धि मापने का सूत्र स्टर्न महोदय ने दिया। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? टर्मन महोदय ने दिया। बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न महोदय ने दिया, क्योंकि पहले सूत्र इन्होंने बता दिया था, बस गुणे 100 किया है टर्मन महोदय ने। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे तैथिक आयु गुणे 100। कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि का सही फॉर्मूला है, और कम से कम 3-4 सवाल भी आ चुके हैं इस पर कि फला की। अच्छा, एक प्रश्न पंजाब टेट में पूछा गया जिसमें कहा गया कि रमेश और अंकित दोनों की आयु समान है, 2 वर्ष कम है, तैथिक आयु 2 वर्ष कम है और उनकी बुद्धि लब्धि समान है। ऐसा ही कुछ प्रश्न था। ठीक है, उसमें आयु 2 वर्ष घटा करके लिखनी थी। ठीक है, देखते हैं क्या था प्रश्न। तो हाँ, रमेश की और अंकित की जो बुद्धि लब्धि थी वो समान थी, और अंकित की जो रमेश की जो आयु थी वो 2 वर्ष कम थी। इस प्रकार से मापना था कि आखिर रमेश की बुद्धि लब्धि कितनी है। तो इस तरीके से वो प्रश्न आप थोड़ा सा अगर लिखेंगे अपने पास, क्वेश्चन फॉर्मूला पहले नोट कर लेंगे और फॉर्मूला नोट करने के बाद फिर प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे तो आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे। ठीक है,
आगे अगर हम इसको कहें कि आखिर है क्या बुद्धिलब्धि, तो बुद्धिलब्धि कालानुक्रमिक आयु से यानी तैथिक आयु से यानी क्रोनोलॉजिकल एज से व्युत्क्रमानुपातिक रूप से संबंधित होती है। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से बुद्धिलब्धि कालानुक्रमिक आयु से किस प्रकार से संबंधित होती है। तो बुद्धिलब्धि तैथिक आयु या कालानुक्रमिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1/, नीचे में है ना तैथिक आयु, देख रहे हो आप लोग, पढ़ा होगा आपने इंटर पे फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ी होगी, तो अक्सर इसमें समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का शब्द हम लोगों ने कई बार प्रयोग किया था। आगे चलिए, टर्मन ने 1916 में इस सूत्र का प्रयोग किया और उस आधार पर बुद्धिलब्धि के आधार पर कई वर्गीकरण प्रस्तुत किए। क्या है वर्गीकरण, आइए देखें। तो 140 से ऊपर को प्रतिभाशाली कहा इन्होंने। वैसे कई बार प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक प्रतिभाशाली बालक है, तो 120 से ऊपर के बालक को भी हम प्रतिभाशाली बालक कह देते हैं। फिर 120 से 139 अतिश्रेष्ठ, ये पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने है। इसमें से मैं जो प्रश्न पूछा गया वो आपको मैं बता देता हूँ। एक प्रश्न पूछा गया इसमें से, ये जो पूरी टेबल बनी हुई है उस टेबल में से पूछा गया कि आखिर प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो आप 120 से ऊपर की बुद्धिलब्धि को प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं। उसके बाद पूछा गया कि आखिर सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। मेरे ख्याल से लगभग जब से टेट हो रहा है तो प्रत्येक प्रदेश में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा कि सामान्य बुद्धिलब्धि बालक की कितनी होती है। तो 90 से 110 के बीच की जो बुद्धिलब्धि का प्राप्तांक है, उस बुद्धिलब्धि के प्राप्तांक को हम सामान्य बुद्धि वाला बालक कहते हैं, जिसको अगर ये मार्क्स मिलता है। ठीक, आगे की बात करें, 80 से 80 to 89 मंद बुद्धि, और आप 70 से नीचे आप बालकों को मंद बुद्धि बालक या जड़ बुद्धि बालक कह सकते हैं। एक क्वेश्चन सुपर टेट में पूछा गया था, उसको जरा ध्यान से देखिए। उसमें ये क्रम पूछा गया था कि आखिर अल्प बुद्धि बालक या मंद बुद्धि बालकों का सही क्रम क्या है। तो अगर नीचे से शुरू करें तो जड़ बुद्धि सबसे कम, उससे ज़्यादा हीन बुद्धि, मतलब बुद्धिलब्धि के अगर हम बढ़ते क्रम में चलें तो सबसे कम बुद्धिलब्धि पाई जाती है जड़ बुद्धि में, यानी जिसे आप इडियट कह देते हो, अक्सर आप इडियट शब्द का प्रयोग कर लेते हो। ठीक, उससे ऊपर हीन बुद्धि और फिर मूढ़ बुद्धि, या फिर उधर से क्रम में चले तो मूढ़ बुद्धि, हीन बुद्धि और जड़ बुद्धि, ये क्रम है। ठीक, कंक्लूजन रूप में हम कह सकते हैं कि 71 से कम बुद्धिलब्धि वाले बालक को जड़ बुद्धि वाला बालक कहा गया है। 1-2 बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया है जहाँ पर सामान्य प्रायिकता कर्व के बारे में पूछा गया था, कर्टोसिस के बारे में पूछा गया था। ठीक है, उसको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं समझा देता हूँ, उसका आप उत्तर आसानी से लगा पाएंगे। सामान्यतः आप ये बात जानिए कि सामान्य बालकों की संख्या, कोई भी बुद्धि परीक्षण होगा या आप एज ए टीचर कभी भी आप अपने क्लास में टेस्ट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर पाने वाले बच्चे कम होते हैं और एकदम 0 पाने वाले बच्चे भी बहुत कम होते हैं। सामान्यतः जो सामान्य अंक वाले बालकों की संख्या अधिक होती है। यही बात ये कह रहे हैं कि सामान्यतः 2% वाले बालक प्रतिभाशाली और लगभग इतने ही 2% बालक ही मंद बुद्धि के होते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं, और इसे बुद्धि का वितरण सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि का वितरण सिद्धांत पूछा गया है 2 से 3 बार आपके यहाँ परीक्षा में कि क्या था कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि कैसी होगी, एवरेज होगी। कम लोग प्रतिभावान और कम मंद बुद्धि की, जैसा मैंने ऊपर बता दिया कि लगभग 2%, टर्मन ने अपने प्रयोग के आधार पर कहा कि 2% प्रतिभाशाली और लगभग 2% लोग मंद बुद्धि के लोग होते हैं। अधिकतर जो संख्या है वो सामान्य बालकों की होती है। यह जो वितरण है इसे बुद्धि का वितरण सिद्धांत कहा जाता है। आगे बात करें तो वैसे तो बुद्धिलब्धि को सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित किया गया है। बुद्धिलब्धि जितनी ज़्यादा होगी जिस बालक की, उसका शैक्षणिक निष्पादन देखा जाता है अक्सर कि उतना ही अधिक होता है, यानी इसका उच्च संबंध, अधिकतर संबंध, क्वेश्चन चूंकि आया इसलिए मैंने आपके पास नोट किया, बुद्धिलब्धांक का सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंध होता है। आगे लेकिन इसकी आलोचना भी आई
एक आलोचना जब इन्होंने कहा कि जब बहुत सारा वर्गीकरण होने लगा तो अक्सर टीचर्स क्या करने लगे, इसको अपने एक टूल्स के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया और कहा कि मैंने बुद्धि परीक्षण के मैंने टेस्ट लिया, उसमें अधिकतर बच्चे तो सभी डल हैं, उनको मैं क्या पढ़ाऊँ। तो इस पर आलोचना भी हुई। आगे कहा गया क्या, ये प्रश्न भी था, बुद्धि लब्धांक के आधार पर यानी IQ के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का जो वर्गीकरण है वह उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को भी बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता। ये बात कही गई, रिक्त स्थान में पूछी गई थी। तो आप इस बात ध्यान में रखिएगा कि बुद्धि लब्धांक के द्वारा जो आप बालकों का वर्गीकरण कर देते हैं वह अगर आप किसी से आप बार बार कहोगे यार तुम अंधे हो, तुम अंधे हो, तुम अंधे हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो, तो बार बार बेचारा वो एक दिमाग में उसके कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आखिर मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरीके से आप अगर किसी का आलोचना करते हैं, ऐसी इस आधार पर अगर आप किसी का वर्गीकरण कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में। इसीलिए इसकी बुद्धिलब्धि की आलोचना भी होती है। आगे कहा गया कि एक क्वेश्चन आया जिस पर काफ़ी विवाद रहा, ये परीक्षा का प्रश्न, ये चैलेंज भी हुआ कोर्ट में, ठीक है। तो अक्सर कहा जा सकता है कि 36 से लेकर 51 तक की बुद्धिलब्धि के बालक को प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्धि का स्तर कहा जाता है। यानी बहुत जो नीचे के बुद्धिलब्धि के बालक होते हैं, ऐसा मतलब है कि वो जीवन भर उनको किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो उनका अपने बॉडी पर नियंत्रण नहीं होता, उनके अपने इंटरनल ऑर्गन्स पर कोई नियंत्रण नहीं आता, लेकिन 36 से 51 के जो बुद्धिलब्धि के बालक हैं उनको प्रशिक्षण दे करके हम सामान्य बालकों के साथ थोड़ा सा क्रम में लाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, ये सब परीक्षा के प्रश्न है, आप उठाकर देखिएगा। एक टर्म आया निष्पत्ति लब्धि, ये भी काफ़ी पूछा गया। निष्पत्ति लब्धि क्या है भाई? तो निष्पत्ति लब्धि क्या होती है? आखिर इसका जो प्रयोग है वो शैक्षिक उपलब्धि के आकलन के लिए महत्वपूर्ण ये सूचकांक है। शैक्षिक उपलब्धि का जो आकलन है या जो हम प्रोसेस मापन मूल्यांकन में पढ़ते हैं, ये एक प्रॉपर इंडेक्स है। उस इंडेक्स के में हम शैक्षिक आयु और वास्तविक आयु का कंपैरिजन करते हैं और इसी तरीके से जैसे बुद्धिलब्धि हमने निकाली है उसी तरीके से शैक्षिक आयु यानी इस फला क्लास में किस उम्र के बालकों का होने चाहिए और वह बालक की उम्र कितनी है, इसका अनुपात निकालते हैं और उस आधार पर शैक्षिक निष्पत्ति देखते हैं। चलिए, तो ये कुछ बातें रहीं, आपका कैसे बुद्धि मापी गई, बुद्धि लब्धि क्या थी और इनसे आधारित क्या सूत्र थे। अब वास्तविक बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले देखें कि भारत में बुद्धि परीक्षण का विकास कैसे हुआ। तो भारत में यानी सन 1922 में FG कॉलेज लाहौर के प्राचार्य डॉक्टर CH राइस ने विनय की मापनी का भारतीय मूल्यांकन किया। मैंने आपको पहले बताया कि कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने देश के आधार पर विनय तथा साइमन की बुद्धि मापनी का अपने अपने देश के आधार पर संशोधन किया था। 1922 में भारत में लाहौर के जो लाहौर यानी FG कॉलेज लाहौर के जो प्राचार्य थे, उन्होंने वो तब अपने में था, भारत में था तब वो हिस्सा, ठीक है। तो उन्होंने इसका भारतीय अनुकूलन किया। इसे डॉक्टर राइस ने क्या कहा, हिंदुस्तान विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, इसको नाम दिया गया हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल कहा गया। और यह भारत का पहला बुद्धि परीक्षण था। क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि भारत का पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ, तो 1922 में किसने किया? डॉक्टर CH राइस ने। कहाँ के थे ये? FG कॉलेज लाहौर के थे। आगे फिर तमाम बुद्धि परीक्षण इस पर संशोधन होते रहे। 1927 में हुआ, 1933 में हुआ, 43 में हुआ, फिर आगे चल के हम पहुँचे तो तत्पश्चात 1951 में एक महत्वपूर्ण जो बातें आई उन्हीं को मैं बताता चलता हूँ आपको। तो 51 में अभी ये जो पूर्व के जो जितने भी थे वो सब वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण थे, यानी एक व्यक्ति पर एक शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण थे। आगे क्या हुआ? 1951 में प्रोफेसर S जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो प्रोफेसर S जलोटा ने, ठीक है। इनका जो यथा संशोधित 1972 तक इसका संशोधन हुआ और इसे नाम दिया गया डॉक्टर S जलोटा का मानसिक योग्यता परीक्षण। ये कैसा? डॉक्टर S जलोटा का मानसिक योग्यता परीक्षण कैसा परीक्षण है? तो यह एक सामूहिक और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। बात समझ में आ गई आपको? ये कैसा है? शाब्दिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। ये पहला शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण भारत का था।
आगे बात करें परफॉर्मेंस टेस्ट की ओर अगर हम बात करें तो एक तो वैयक्तिक शाब्दिक वाले हो ही चुके थे, पहले विनय डॉक्टर CH राइस ने ही दिया था, और उसके बाद प्रोफेसर S जलोटा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण दे दिया। तीसरा एक क्या था इसमें देखें, आखिर 1953 में प्रोफेसर CM भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण किया, जिसे भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बैटरी का शब्द है ना, बैटरी शब्द का प्रयोग आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बैटरी को हिंदी में परीक्षण माला कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस क्रम, ओके। चलिए, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये नाम इन्होंने दिया। इस भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में 5 बौद्धिक परीक्षण सम्मिलित थे। कई बार क्वेश्चन आया कि भाटिया बैटरी में कितने बुद्धि परीक्षण सम्मिलित थे, तो 5 बौद्धिक परीक्षण इसमें सम्मिलित थे, और ये पहला परफॉर्मेंस टेस्ट था भारत का। आगे की बात करें कि बुद्धि परीक्षणों को जो हम क्लासिफाइड कर देते हैं वो अधिकतर हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या अशाब्दिक या वैयक्तिक या सामूहिक, मतलब क्या है, यहाँ पर हम निर्देशों को, एकांशों को, यानी जो भी हम क्वेश्चन देते हैं वह शब्दों के रूप में होते हैं और निर्देश भी शब्दों के रूप में होते हैं। अशाब्दिक में क्या होता है, एकांश तो शब्दों में होगा लेकिन यहाँ पर कोई निर्देश नहीं दिया जाता। वैयक्तिक क्या होगा, यानी ये जो बुद्धि परीक्षण है वो एक एक इंडिविजुअल पर लागू किया जाएगा, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण की कैटेगरी ऐसी है कि ऐसे प्रकार के बुद्धि परीक्षणों को एक साथ हम पूरी क्लास पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो सामान्यतः बालकों की बुद्धि का मापन जो है वो अवाच्यक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा होता है। अक्सर आप क्या करते हैं, टेस्ट लेते हो बच्चे का, लेते हो कि नहीं लेते हो, आपको हिंदी जांचनी है, आपने एक टेस्ट बनाया और दे दिया, वो क्या है आपका अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जहाँ पर आप सवाल का जवाब नहीं देते हो, ठीक है, इंस्ट्रक्शन भले थोड़े बता दिए जाते हैं लेकिन एकांश उन्हें नहीं, उन्हें जो कंटेंट है वो उन्हें शब्दों के रूप में प्राप्त होता है, ना कि निर्देश। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में किनको किनको रखा गया है, तो शाब्दिक को हम अगर 2 भागों में बांटें तो शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षणों की अगर हम बात करें तो विनय तथा साइमन का जो पहला बुद्धि परीक्षण था वो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण था, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। यानी ऐसे जो हमारे भारत में जो पहला बुद्धि परीक्षण CH राइस द्वारा हुआ था उसको भी हम इसी शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में रख सकते हैं। आगे बात करें सामूहिक, तो मैंने आपको बताया था सामूहिक बुद्धि परीक्षण था सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, डॉक्टर S जलोटा ने दिया था। तो डॉक्टर S जलोटा का जोशी सामान्य मानसिक क्षमता, आर्थर S ओटिस का आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट, प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये सारे के सारे सामूहिक और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हैं। क्वेश्चन एक पूछा गया आपके यहाँ कि अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण किया गया, जो किस प्रकार का है आप साफ साफ देख रहे हो, सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। आगे दूसरे प्रकार का जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है जिससे प्रश्न पूछा गया और लगभग यही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत 2 प्रकार के बुद्धि परीक्षणों को रखा गया है, एक तो इधर रेवन प्रोग्रेसिव का रखा गया है और उधर रखा गया है कैटल महोदय का, ठीक है, तो उसे भी आभाषाई में ही रखा गया है, थोड़ा सा उधर देखेंगे। अशाब्दिक की बात कर रहे हैं, यानी रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का मतलब होता है फॉर्म, यहाँ भी इन्होंने अपने क्वेश्चंस को, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को फॉर्म का मैट्रिक्स का नाम दे दिया। 1938 में इसका प्रयोग सामूहिक और वैयक्तिक दोनों ढंग से किया जा सकता है। पहली बात, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस यानी रेवन प्रोग्रेसिव फॉर्म जो या बुद्धि परीक्षण जो है उसका प्रयोग आप सामूहिक और वैयक्तिक दोनों प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों के लिए जो प्रयोग होने वाला फॉर्म है उसे हम रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कहते हैं, जिसमें 3 उप परीक्षण हैं, तथा वयस्कों के लिए प्रयोग होने वाले मैट्रिसेस को हम स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कहते हैं, जिसमें 5 उप परीक्षण हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पत्र उठाकर आप देख सकते हैं। तो अब आपने अशाब्दिक में किसको पढ़ा, अशाब्दिक में मैंने आपको सिर्फ रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का बताया, और वो भी वो बताया जिसका प्रयोग आप व्यक्तिगत भी कर सकते हैं और आप उसका प्रयोग सामूहिक भी कर सकते हैं। बहुत अधिक बताने के लिए आपको कंफ्यूज मैं नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, इसमें ये ऐसे टेस्ट होते हैं, चलिए लिखा भी है सामने, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का स्वरूप कुछ ऐसा होता है जिसका एक समय में एक ही व्यक्ति पर क्रियान्वयन
किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं जैसे आप मान के चलो कि कुछ न्यूज़पेपर में पीछे कई बार ऐसे प्रश्न निकल के आते हैं जिसमें आपको वो इमेज रिकम्बाइन करनी होती है, तो ऐसे टेस्ट आपके परफॉर्मेंस टेस्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सेगविन 1866 में निर्मित किया गया। ये सेगविन उनके साथी हैं, इटार्ड महोदय के साथी हैं। इटार्ड महोदय को विशिष्ट शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। आगे मैं जब आपको समावेशी शिक्षा या पढ़ाऊँगा या विशिष्ट बालकों की शिक्षा पढ़ाऊंगा तब वहाँ बताऊंगा। तो ये सेगविन भाई साहब उन्हीं के साथी हैं। 1905 के पहले की बात है ये। 1866 में सेगविन महोदय ने इसे निर्मित किया, जिसे सेगविन फॉर्म बोर्ड, जिसका निर्माण मानसिक रूप से मंद बालकों के लिए किया गया था। मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहाँ पर ऐसी समस्या आ गई थी। और कुछ बहुत महत्वपूर्ण जितने भी परफॉर्मेंस टेस्ट हैं उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ये भी आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। पास अलोंग मॉडल या पास अलोंग परीक्षण, ये भी आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। घन रचना, यहाँ पे आपने अक्सर कई बार घन रचना को मिक्स करते हुए देखा, ये भी आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। डॉक्टर एस भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें 5 उप बौद्धिक परीक्षण हैं, वो भी आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है। पोर्टियस भूल भुलैया, आपने कई बार देखा होगा, पेपर में निकला होगा कि एक चूहे को उधर पहुंचाना है, तो वो पोर्टियस भूल भुलैया, ये भी आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। और अक्सर क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का स्वरूप ऐसा होता है जो एक समय पर एक ही व्यक्ति पर लागू किया जा सकता है। तो और एक आया महत्वपूर्ण, वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। वेस्लर साहब थे और वैल्यू हॉस्पिटल था जहाँ ये काम करते थे। ठीक है, तो इन्होंने ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। वैसे तो कई जगह पर उन्होंने पहले छोटे बच्चों के लिए, फिर वयस्कों के लिए और फिर बालकों के लिए और भी छोटे बालकों के लिए इसके बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण बनाए हैं। ठीक है, आप सामान्यतः जो लेटेस्ट है, वैसे तो 12 उप परीक्षण हो चुके हैं, लेकिन आप 11 उप परीक्षण मानिए आपके परीक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। 2005 में जो नया टेस्ट हुआ उसमें 12 परीक्षण, लेकिन वो वयस्कों के लिए थे। ठीक, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बालकों के लिए वेस्लर वैल्यू टेस्ट में कितने प्रकार के बुद्धि परीक्षण हैं, तो 11 प्रकार के उप परीक्षण हैं वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण में। आगे एक बात आता है आभाषाई। आभाषाई में बिल्कुल भी भाषा का प्रयोग नहीं होता, ना निर्देशों के रूप में, ना एकांशों के रूप में, ना कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, ना कोई आपको कंटेंट मिलेगा। सब कुछ साइन पर बेस्ड होगा। जैसे आप मान के चलिए कि आर्मी में अगर कोई टास्क दिया जाता है तो वहाँ पर संकेत 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 मिलते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है। ठीक है, एक पहेली उसको दे दी जाती है, उसी पहेली के आधार पर वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस आभाषाई बुद्धि परीक्षण में भी गुड एनएफ का ड्रॉ अ मैन टेस्ट, मतलब कई सारे जंबल होंगे, किसी मुंह उसका अलग होगा, नाक उसकी अलग होगी, सर उसका अलग होगा, तो उसको आपको अरेंज करना होगा। कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण मैंने आपको बता दिया, ये भी आभाषाई या अशाब्दिक कई बार कहा जाता है। तो कैटल और रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये दोनों संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण हैं जिनका प्रयोग अशाब्दिक क्षेत्र में किया जाता है। आगे एक विवाद का नाम आपको मैं बता देता हूँ और ख़त्म करता हूँ। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अभी तक मैंने आपसे ना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा, ना लाइक करने के लिए, आपने कंसंट्रेट होकर पढ़ा है। और अब आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उन दोस्तों को जरूर भेजिए जो वास्तविक रूप से पढ़ना चाहते हैं। तो एक बात आखिरी बता करके मैं कंप्लीट करता हूँ। बुद्धि में अनुवांशिकता वातावरण विवाद भी है। आपने विकास में अनुवांशिकता और वातावरण विवाद पढ़ा होगा। यहाँ भी एक बुद्धि पर अनुवांशिकता का प्रभाव अधिक पड़ता है या वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है, इसको लेकर भी विवाद की स्थिति है। वहाँ पर प्रकृति पोषण विवाद कहा गया है, यहाँ क्या कहते हैं आइए देखते हैं। तो अनुवांशिकता के पक्ष में जेनसन महोदय ने एक बुद्धि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि बुद्धि का जो अनुवांशिकता गुणांक है वो 0.80 होता है। नेट की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो बुद्धि का अनुवांशिकता गुणांक कितना होता है? 0.80 है। इसका तात्पर्य क्या है? ऐसे प्रश्न पूछा गया था, जिसका अर्थ है कि बौद्धिक विभिन्नता का करीब करीब 80% अनुवांशिक कारकों से तथा 20% वातावरणीय संबंधी कारकों से होता है। इसे जेनसन परिकल्पना भी कहा गया है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जेनसन परिकल्पना का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे बुद्धि के अनुवांशिकता और वातावरण संबंधी विवाद में, या फिर बुद्धि के अनुवांशिकता संबंधी
तथ्य पक्ष पर आधार या सिद्धांत पर। दूसरा, वातावरण के पक्ष में क्या बात कही गई, व्यक्ति का जीन्स कहा गया। जो वातावरण को स्वीकार करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि ये जो जीन्स है वो तो मात्र बुद्धि की ऊपरी और निचली सीमा को तय करता है। जैसे आपने हार्डवेयर शब्द का प्रयोग किया था आगे वहाँ पर, जब हम लोग पढ़ रहे थे सामूहिक बुद्धि, वो समूह कारक सिद्धांत पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मात्र बुद्धि की ऊपरी और निचली सीमा का निर्धारण करता है, परंतु इन सीमाओं के बीच व्यक्ति की बुद्धिलब्धि कहाँ होगी इसका निर्धारण पर्यावरणीय कारकों के द्वारा होता है। और इस विचार को प्रतिक्रिया प्रसार सिद्धांत या प्रतिक्रिया प्रसार या रिएक्शन रेंज कहा जाता है। रिएक्शन की रेंज उसकी कितनी है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा उसके एटमॉस्फेयर पर जो उसे मिल रहा है। क्वेश्चन पूछा गया कि क्या बुद्धि के आधार पर दो जुड़वा बच्चे थे, दोनों जुड़वा बच्चों को, एक बच्चे को धनाढ्य परिवार में, एक बच्चे को गरीब परिवार में रखा गया, क्या उनके बुद्धि लब्धि के आधार पर उनके परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन था, एक विकल्प था कि हाँ उच्च जो अच्छे घर में पला है उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगी, दूसरा था कि नहीं जिसके गरीब घर में पला है तो उसकी कम होगी। आपका आंसर होगा कि इस पर बुद्धि के विकास पर वातावरण और आनुवंशिकता का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, या जो भी प्रभाव पड़ता है वह इसका गुणांक होता है। दोनों का बराबर प्रतिफल पड़ता है। फिलहाल बुद्धि इन सब चीज़ों से अलग होती है। वो अपने फिलहाल बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्धि पर आनुवंशिकता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वातावरण को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। बुद्धि या व्यक्ति का विकास या व्यक्ति का व्यवहार, इन दोनों यानी आनुवंशिकता और वातावरण की प्रतिक्रिया का प्रतिफल होता है। तो आज के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि मानसिक आयु क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, निष्पत्ति लब्धि का सूत्र क्या है, आखिर हम प्रतिभाशाली बालक किसे कहेंगे, औसत बालक किसे कहेंगे, मंद बुद्धि बालक किसे कहेंगे, बुद्धि परीक्षण क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्या है। ये सारी बातें मैंने आज आपको स्पष्ट रूप से समझा दी और अब आपका आज से बुद्धि का चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे के चैप्टर में फिलहाल मैं आप सभी को समावेशी पढ़ाने वाला था, लेकिन छात्रों ने कहा कि सर अभिप्रेरणा पहले पढ़ा दीजिए, तो चलिए अभिप्रेरणा पढ़ा देंगे, उसके बाद समावेशी शिक्षा पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अपने निर्णय को आप बनाए रखिए। मैंने कई बार कहा है कि निर्णय आपका और सहयोग हमारा, तो उसी दिशा में मैं आपके साथ कार्य कर रहा हूं और आप उसी दिशा में आप भी अपना सहयोग प्रदान करते रहिए। तो बढ़िया स्वस्थ रहिए, पढ़िए और अपना ध्यान जरूर रखिए। भारत माता की जय।